ही नींद आ जाती है। 4 कच्ची गलियां थीं, जिनमें से 2 गलियों में बारिश आते ही कीचड़ भर जाता था। बीच में एक तालाब था, जिसके पानी का रंग कभी साफ नहीं दिखता, पर गांव वालों की उम्मीद उसमें भी तैरती रहती थी। तालाब के पास एक पुराना पीपल था, जिसके नीचे लोग बैठकर दिन की सारी परेशानी निकालते थे। किसका कर्ज बढ़ गया, किसकी फसल खराब हो गई और किसके घर चूल्हा नहीं चला। इसी बेलाड़ू में रहता था प्रकाश। जवान आदमी, शरीर में दम था, पर चेहरे पर थकावट ऐसे चिपकी रहती जैसे धूल। वो अपनी मां सावित्री के साथ एक किराए की झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी का हाल ये था कि हवा चलती तो तिरपाल बजने लगता। बेटा, आज मालिक गुस्सा करे तो चुप रहना, बहस मत करना। माँ, मैं तो चुप ही रहता हूँ, वो खुद ही चिंगारी है। सावित्री रोज यही कहती थी, क्योंकि वो जानती थी गरीब की आवाज तेज हो जाए तो सबसे पहले उसी की रोटी कटती है। प्रकाश खेत में मजदूरी करता था। रोज की कमाई से घर चलता था। किसी दिन काम ना मिले तो उस दिन घर में नमक और पानी भी भारी लगते थे। और जब सावित्री पुराने दिनों की बात करती तो प्रकाश के अंदर एक अजीब सी कसक उठती। तेरे बाबू जब थे ना, कभी कभी मटन बिरयानी ले आते थे। त्योहार नहीं, बस मन करता था तो। हाँ माँ, वो खुशबू आज भी याद है। प्रकाश ने कहा तो सही, पर उसके दिल में बात चुभ गई, क्योंकि खुशबू याद होना आसान है और खुशबू खरीद पाना मुश्किल। प्रकाश जिस खेत में काम करता था, वो खेत रमेश सेठ का था। गांव में रमेश सेठ का नाम ऐसे चलता था जैसे कानून। जिसके साथ वो खड़ा हो जाए वो आदमी ठीक माना जाता, और जिसको वो आंख दिखा दे उसकी जिंदगी में डर बैठ जाता। रमेश सेठ के पास खेत थे, ट्रैक्टर था, मोटर थी, और शहर में उसका बड़ा रेस्टोरेंट था। सुंदर रेस्टोरेंट। नाम सुंदर था, लेकिन उसका घमंड सबसे बदसूरत चीज थी। गांव वालों के लिए सुंदर रेस्टोरेंट बस एक किस्सा था। कोई बोलता वहां की बिरयानी 900 की है, कोई बोलता 1100 तक जाती है। लेकिन असल बात यह थी कि गांव में इतने पैसे एक साथ किसी की जेब में नहीं रहते थे। रमेश सेठ इस बात को जानता था और उसी बात का मजा भी लेता था। खेत में प्रकाश के साथ एक लड़का काम करता था, इरफान। इरफान तेज था, बोलने में भी और समझने में भी। वो अक्सर प्रकाश को खींचकर बोलता कि भाई चुप मत रहा कर। लेकिन प्रकाश का दिमाग सीधा था। वो झगड़ा नहीं चाहता था, वो बस पेट भरना चाहता था। भाई प्रकाश, ये सेठ एक दिन खुद गिरेगा, सबका अपमान करता है। अभी गिराने की ताकत हमारे पास नहीं है, अभी तो बस मजदूरी बचानी है। एक दिन धूप तेज थी, खेत में धूल उड़ रही थी। तभी रमेश सेठ अपनी सफेद गाड़ी लेकर आया। साथ में उसका बेटा आयुष भी था। आयुष की चाल में अकड़ थी और आंखों में मजाक। उसके हाथ में एक पैकेट था। पापा, आज तो सुंदर रेस्टोरेंट वाली स्पेशल मटन बिरयानी। हाँ, शहर से ले आया हूँ। यहाँ गांव में तो इन लोगों को नमक भी ढंग से नहीं मिलता। बिरयानी इनके लिए सपना है। ये बात रमेश सेठ ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कही ताकि मजदूरों के कानों में चुभे, और सच में चुभी। रमेश सेठ और आयुष खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मजदूर धूप में जल रहे थे और वो छांव में मजे कर रहे थे। आयुष बिरयानी खाता जा रहा था और बीच बीच में ऐसे देखता जैसे मजदूर उसके सामने खिलौने हों। रमेश सेठ ने जानबूझकर बिरयानी की कीमत फिर दोहराई। सुनो, ये बिरयानी 900 रुपए की है, समझे? 900। तुम लोगों ने 90 रुपए भी एक साथ नहीं देखे होंगे। इनके लिए तो 9 रुपए भी बड़ी बात होगी पापा। फिर आयुष ने मटन की एक हड्डी उठाई। हड्डी उसके हाथ में भी खास लग रही थी, जैसे वो किसी को नीचे दिखाने का हथियार हो। उसने मजाक किया, पापा ये देखो, ये तो इनके लिए सोले जैसी है। फेंक दे सामने, देखते हैं कौन उठाता है। और अगले ही पल हड्डी हवा में घूमी और जाकर प्रकाश के सामने गिर गई। पल भर को ऐसा सन्नाटा हुआ जैसे खेत में काम रुक गया हो। अरे प्रकाश भैया, उठाओ ना, फ्री है। प्रकाश का चेहरा लाल हो गया। उसने पहली बार रमेश सेठ की तरफ सीधा देखा। आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। मालिक, इज्जत भी कुछ होती है। बस इतना बोलना था कि रमेश सेठ जैसे फट पड़ा। ओह, इज्जत? तू मजदूर मुझे इज्जत सिखाएगा? मजदूर का काम होता है चुप रहना। और फिर रमेश सेठ ने गुस्से में प्रकाश को लात मार दी। प्रकाश धूल में गिर पड़ा। इरफान आगे बढ़ा, लेकिन रमेश सेठ ने उसे भी घूर दिया। वाह, मजा आ गया। चल निकल, आज से खेत में मत दिखना। और सुन, गांव में भी किसी के यहाँ काम नहीं मिलेगा। मेरा नाम रमेश सेठ है। प्रकाश उठा और बिना पलटे चल दिया। बिरयानी की खुशबू पीछे रह गई और अपमान उसके साथ हो गया।
प्रकाश जब घर पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। सावित्री दरवाजे पर बैठी थी, जैसे रोज बैठती थी, लेकिन आज उसकी आंखें ज्यादा बेचैन थीं। प्रकाश को देखते ही वो उठ खड़ी हुई। फटा कपड़ा, छिला हाथ। अरे ये क्या हुआ? कपड़ा क्यों फटा है? हाथ पर चोट? माँ, नौकरी चली गई। सावित्री के चेहरे से रंग उतर गया। प्रकाश ने पूरा किस्सा बता दिया। बिरयानी, मजाक, हड्डी, लात निकाल देना। सावित्री पहले चुप रही, फिर उसके गालों से आंसू उतरने लगे। हम गरीब हैं तो क्या इंसान नहीं है? माँ, अब रोने से क्या होगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उस रात चूल्हा नहीं जला। सावित्री ने कहा कि पानी पीकर सो जाओ, सुबह कुछ सोचेंगे। लेकिन सुबह एक और चोट लेकर आई। सुबह सुबह झोपड़ी का मालिक बबलू आया। उसकी चाल में घमंड नहीं था, डर था। रमेश सेठ का डर। प्रकाश, सामान बांधो, शाम तक झोपड़ी खाली चाहिए। क्यों? किराया तो हम देते हैं। सेठ का फोन आया है, बोले हैं इनको निकाल दो। बबलू, 2 दिन का वक्त दे दे, हम कहाँ जाएंगे? नहीं दे सकता, शाम तक खाली। बबलू चला गया। सावित्री वहीं बैठ गई, जैसे पैर कट गए हों। प्रकाश को समझ आ गया, अब गांव में उनके लिए कुछ नहीं बचा। शाम तक सामान बंधा, झोपड़ी खाली हुई और दोनों सड़क किनारे आ बैठे। प्रकाश ने कहा, अब शहर चलते हैं। गांव में रमेश सेठ का डर बहुत है। शहर में कम से कम मजदूरी तो मिलेगी। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस झोला उठाया और चल पड़ी। दोनों पैदल निकले। देर शाम होने लगी, पैर दुखने लगे। तभी सड़क किनारे एक पुराना सा घर दिखा। घर के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने दोनों को देख लिया। अरे तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? प्रकाश ने जवाब देने से पहले सोचा कहीं ये कोई धोखा ना हो, लेकिन बूढ़ी की आवाज में सख्ती थी और आंखों में अपनापन। माँ जी, हम बस रास्ते में हैं, कहीं जाना है? रास्ते में बैठने से मंजिल नहीं आती। अंदर आओ, भूखे लग रहे हो? नहीं माँ जी, हम। अंदर आओ, बहस नहीं। और इसी तरह पहली बार किसी ने उनके साथ मजबूरी नहीं, अपनापन किया। दोनों अंदर चले गए। घर छोटा था लेकिन साफ था। दादी लीला ने चूल्हा जलाया, दाल चढ़ाई, चावल बनाया। सावित्री बार बार कहती रही कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे। दादी लीला हर बार हंस देती। पैसा किसने मांगा? खाना है तो खाओ। खाली पेट इंसान टूट जाता है। दोनों ने गरम खाना खाया, पेट में जान आई, चेहरे पर रंग लौटा। फिर दादी लीला ने पूछा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? प्रकाश ने सब बता दिया। पैसे वाला होना बड़ी बात नहीं, आदमी होना बड़ी बात है। फिर दादी लीला ने एक बात कही जिससे प्रकाश चौंक गया। आज तुमने कुएं के पास फंसे कुत्ते को निकाला था। भूख में भी किसी की मदद, इससे पता चलता है तुम्हारा दिल सही है। माँ जी, वो तो बस। दादी लीला अंदर गई और एक पुरानी कढ़ाई ले आई। भारी कढ़ाई, लेकिन चमक अलग, जैसे उसमें कोई बात छुपी हो। ये जादुई कढ़ाई है। इसमें जो भी खाना मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ खाना। पैसा, सोना, कपड़ा कुछ नहीं। गलत इस्तेमाल किया तो कढ़ाई गायब। और अगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत बढ़ेगी। इसलिए इसे अपना राज रखना। प्रकाश ने उस कढ़ाई को देखा, फिर माँ को देखा। पहली बार उसे लगा कि शायद जिंदगी ने दरवाजा बंद किया था, लेकिन किसी ने खिड़की खोल दी। दादी लीला ने कहा, ट्राई करके देखो। प्रकाश ने हाथ जोड़कर मन में कहा, 2 प्लेट गरम मटन बिरयानी। अगले ही पल कढ़ाई से भाप उठी। खुशबू इतनी तेज कि आंखें अपने आप चमक गईं। ये सच है क्या? माँ, देखो तो। अंदर बिरयानी थी, चावल अलग अलग दाने, मसाला दमदार, मटन के टुकड़े सही। सावित्री ने पहला कौर लिया और उसकी आंखें भर आईं। कितने साल हो गए बेटा? प्रकाश ने भी खाया। उसके अंदर जो गुस्सा था वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, क्योंकि कभी कभी पेट भरने से दिमाग भी संभल जाता है। दादी लीला ने कहा, अब शहर मत जाना, वापस गांव जाओ, लोगों को खाना खिलाओ और 5 रुपए में, ताकि कोई भूखा न रहे। गांव लौटो और याद रखना, ये कढ़ाई तुम्हें पैसे वाला नहीं बनाएगी, लेकिन तुम्हें इज्जत वाला बना सकती है। माँ जी, हम लौटेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि कोई भूखा न सोए। प्रकाश और सावित्री वापस बेलाड़ू आए। गांव वालों ने उन्हें देखा तो हैरानी हुई। कुछ बोले वापस आ गए, कुछ बोले अब क्या करोगे। प्रकाश ने बस इतना कहा, अब यहीं कुछ करेंगे। घर नहीं था तो गांव के बाहर खाली जगह में टिक गए। प्रकाश ने कबाड़ी से लकड़ी ली, पुरानी चादर, टूटा तिरपाल और 2 पहियों का जुगाड़।
धीरे धीरे उसने एक छोटी सी लारी बना दी। सावित्री ने बर्तन जुटाए, कुछ उधार कुछ पुराने। शाम तक बोर्ड टंग गया। अरे बाप रे, ये तो शहर वाली है। बस फिर क्या, 1 2 5 धीरे धीरे लाइन लग गई। किसी ने 5 दिए, किसी ने 10 देकर भी खुश हुआ। एक बूढ़ी औरत आई, उसके पास पैसे नहीं थे। बेटवा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं चाची, पेट पहले पैसा बाद में। और यही लाइन गांव में फैल गई, पेट पहले। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि कोई उनके लिए खड़ा हो रहा है। गांव की टीचर सुमन ने भी ये बोर्ड देखा। वो पढ़ी लिखी थी और समझदार भी। उन्होंने लाइन देखी तो खुद भी आ गईं। वो टेस्ट करने आई थी, पर अंदर से वो ये भी देखना चाहती थी कि इतना सस्ता कैसे। प्रकाश, सच में 5 रुपए में ये कोई स्कीम है क्या? मैडम, स्कीम नहीं है, बस जिसको भूख हो वो खा सके। सुमन ने खाया, स्वाद अच्छा था। यही बात रमेश सेठ को अंदर ही अंदर चुभने लगी। रमेश सेठ को खबर मिली। पहले उसने हंसकर टाल दिया, किसी गरीब के बस की बात नहीं। फिर जब उसने सुना कि अमीर लोग भी लारी पर जा रहे हैं, तब उसे सच में आग लग गई। 5 रुपए में मटन? झूठ है, ये कोई घटिया चीज डालते होंगे। पापा, लोग हमारे रेस्टोरेंट में कम आने लगे हैं, गांव में ही खा लेते हैं। रमेश सेठ में अफवाह उड़वाई, सड़ा मटन, बासी चावल, गंदगी। लेकिन गांव वालों ने खुद खाया था, स्वाद दमदार था, कोई मानने को तैयार नहीं। सेठ जी, अफवाह से पेट नहीं भरता, उनका खाना सच में ठीक है। अब रमेश सेठ ने दूसरा हथकंडा निकाला, डर। उसने मजदूरों को धमकाया कि जो वहां जाएगा उसे खेत में काम नहीं मिलेगा। लेकिन अब खेल बदल रहा था, क्योंकि अब गरीबों के पास एक नया हथियार था, भरपेट खाना और साथ में इज्जत। धीरे धीरे रमेश सेठ के खेत में मजदूर कम होने लगे। कोई बुआई के बीच में छोड़कर चला गया, कोई सिंचाई पर नहीं आया। रमेश सेठ समझ ही नहीं पा रहा था कि लोग डर क्यों नहीं रहे। फसल कमजोर होने लगी, खेत सूखने लगे, ट्रैक्टर खड़ा रहा पर हाथ नहीं मिले। दूसरी तरफ सुंदर रेस्टोरेंट में भी सन्नाटा बढ़ने लगा। प्रकाश, 5 रुपए छोड़, मैं 50 दे दूं, प्लेट बड़ी कर दे। यहाँ सब बराबर हैं भाई साहब, प्लेट वही, दाम वही। ये जवाब गांव में आग की तरह फैला। लोगों ने पहली बार देखा कि कोई गरीब होकर भी नियम बना सकता है, और जो नियम बनाता है उसकी इज्जत अपने आप बनती है। रमेश सेठ ने आयुष को भेजा। आयुष 2 दोस्तों के साथ आया। वो लारी के पास ऐसे खड़ा हुआ जैसे वो मालिक है और ये जगह उसकी है। प्रकाश, ये धंधा बंद कर दे, वरना यहाँ टिकने नहीं दूंगा। मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, मैं बस खाना खिला रहा हूँ। तेरी औकात क्या है मटन बिरयानी की? चोरी करता है क्या? इस बार सावित्री आगे आ गई। उसकी आंखों में डर नहीं था, अनुभव था। औकात की बात मत कर। औकात आदमी के बर्ताव में दिखती है, और तुम्हारा बर्ताव बहुत घटिया है। आयुष पल भर को चुप हो गया। शायद पहली बार किसी गरीब औरत ने उसकी आंखों में आंख डालकर बात की थी। वो हंसकर निकल गया, लेकिन उसका हंसना भी कमजोर था। कल देख लेना, भीड़ नहीं रहेगी। एक रात सावित्री की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, बदन टूट रहा था। प्रकाश घबरा गया। उसने सोचा कढ़ाई से खाना निकलता है, लेकिन दवा नहीं। उस रात पहली बार उसे समझ आया कि जादू भी हर चीज नहीं कर सकता। माँ, आंखें खोलो, मैं अभी कुछ करता हूँ। डर मत बेटा, बस पानी दे दे। प्रकाश भागकर सुमन के पास गया। सुमन ने तुरंत गांव के कंपाउंडर राजू को बुलाया। प्रकाश, घबराना मत, हम सब हैं। भाई तू अकेला नहीं है। सावित्री धीरे धीरे ठीक हुई। प्रकाश को समझ आया, कढ़ाई ने खाना दिया, लेकिन लोगों ने भरोसा दिया। यही असली ताकत थी। अरे अम्मा, चूल्हा तो जलता ही नहीं, फिर ये बिरयानी कैसे? मैं पक्का नहीं कह रहा, पर कुछ अलग है। सावित्री घबरा गई। प्रकाश ने तुरंत बात संभाली। भाई, हमारा चूल्हा अंदर है, धुआं बाहर नहीं आता, और मसाला खास है, इसलिए खुशबू ज्यादा है। प्रकाश ने नरेश को एक प्लेट पकड़ाई। नरेश ने खा ली, लेकिन उसकी आंखें अब भी शक में थीं। उस दिन पहली बार जादू का राज टूटने के करीब आया। नरेश सीधे रमेश सेठ के पास पहुंचा। उसने कहा, कुछ तो है, कोई राज है। रमेश सेठ के दिमाग में वही पुरानी सोच, गरीब आदमी मेहनत से नहीं कर सकता। मतलब चोरी है या कोई गलत तरीका? मैं पक्का नहीं कह रहा, पर कुछ अलग है। रमेश सेठ ने नरेश को मोहरा बना दिया। अब अफवाह का नया रूप आया। ये मेहनत से नहीं, किसी गलत तरीके से कर रहे हैं। लेकिन गांव वालों के लिए ये बातें अब कम असर करती थीं, क्योंकि उनके पेट ने सच चख लिया था। जो भी हो,
खाना ठीक है, हमें पेट भरना है, बहस नहीं करनी। उसी दिन बबलू आया। चेहरे पर शर्म थी, आवाज धीमी थी। प्रकाश, गलती हो गई, डर में मैंने तुम्हें निकाला। अगर चाहो तो वही झोपड़ी वापस ले लो। ठीक है, लेकिन अब डर नहीं, अब इज्जत से रहेंगे। आयुष फिर आया, लेकिन इस बार अकेला, बिना दोस्तों के। उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, थकान थी। प्रकाश, मैंने बहुत गलत किया, मजाक में तुम्हें गिराया, मुझे शर्म आती है। शर्म से कुछ नहीं बदलता, बदलना पड़ेगा। मैं पापा को समझाने की कोशिश करूंगा, सच में। प्रकाश ने पहली बार आयुष को एक प्लेट दी, पैसे नहीं लिए। आयुष ने कुछ बोला नहीं, बस सिर झुका लिया। वो एक प्लेट उसके लिए बिरयानी नहीं थी। नेहा दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पिता का इंतजार कर रही थी कि तभी मनोज अपना थैला लेकर आता है और अपनी बेटी को दरवाजे पर देखकर कहता है, नेहा बेटा, तुम अभी तक दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? पापा, मैं आपका इंतजार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे खाना आज आपके साथ खाना है। मम्मी ने कहा कि आप देर से आएंगे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आपका इंतजार करने को जी चाहा। नेहा की बात सुनकर मनोज अब मुस्कुराता है और उसे गले से लगा लेता है। थोड़ी देर बाद मनोज अपने ठेले का सारा सामान उतारकर घर के अंदर ले जाता है और जब मनोज और नेहा खाने के लिए बैठते हैं तो मनोज की पत्नी शांति उसे आज रोटी सब्जी के साथ धनिये का सूप देती है। उस धनिये के सूप को देखकर मनोज हैरान हो जाता है और कहता है, अरे शांति, तुम ये आज धनिया का सूप क्यों बनाकर लाई हो? मेरा मतलब है कि घर में इतना सारा धनिया कहाँ से आया? अरे ये धनिया आज भैया लेकर आए थे। वो क्या है ना, भैया की धनिया की खेती इस बार बहुत अच्छी हुई है, इसीलिए उन्होंने कुछ धनिया हमें भी दे दिया। सोचा हमारे घर के लिए भी मैं सिर्फ टमाटर का सूप बनाती हूँ, आज धनिये का सूप बना लूं। गर्मा गर्म सूप पीने के बाद शरीर में गर्माहट भी बनी रहेगी और तो और कुछ नया भी हो जाएगा। टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। हाँ, शांति, क्यों नहीं। मनोज सूप का एक घूंट पीता है। सूप एकदम गर्म होता है और उसे पीते ही मनोज को बहुत अच्छा लगता है। उसके दिन भर की थकान एकदम गायब होने लगती है। शांति, मान गए तेरे हाथ के जादू को। सच में टमाटर का सूप तो हम हमेशा पीते हैं, पर इस धनिया के सूप का तो जवाब ही नहीं। इसमें एकदम गांव वाली खुशबू आ रही है। पापा, मम्मी ने इसमें पनीर के छोटे छोटे टुकड़े भी डाले हैं। देखो ना, ये कितना टेस्टी लग रहा है। मम्मी कल भी यही बनाना, मुझे बहुत पसंद आए हैं। बस बस, अब ज्यादा तारीफ मत कर, नहीं तो मैं हवा में उड़ने लगूंगी। और नेहा बेटा, कल कुछ नया बनाऊंगी। तेरे मामा ने सिर्फ धनिया नहीं बल्कि ताजी मेथी और पालक भी भेजा है। शांति की बात सुनकर मनोज कुछ सोचने लगता है और अचानक उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है और वो, शांति, एक बात बताऊं, हम रोज मंडी में सब्जी बेचते हैं, लेकिन उससे हमें कुछ खास फायदा नहीं होता है। और तो और आजकल बहुत ठंड पड़ रही है और कुछ लोग गर्मा गर्म ढूंढते हैं। हाँ, ये सब मुझे पता है मनोज जी, लेकिन आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? आपके दिमाग में कुछ तूफानी चल रहा है क्या? हाँ शांति, अगर हम अपने ठेले पर ये सूप बेचना शुरू करें तो कैसा रहेगा? अजी, आप ये क्या कह रहे हो? ठेले पर तो सब्जी बिकती है, सूप कौन पिएगा? और फिर सूप बनाने के लिए गैस और बर्तन का इंतजाम मंडी में कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? देख, तेरे भाई के पास धनिया बहुत सारा है, हम उनसे सीधा माल लेंगे। मंडी में बहुत ठंड होती है, लोग कांपते हुए सब्जी लेने आते हैं। अगर उन्हें 10 रुपए में ये गर्मा गर्म सूप मिलेगा तो वो खुशी खुशी पियेंगे। और जब वो लोग गर्मा गर्म धनिया का सूप पियेंगे तो इससे हमारे सूप की बिक्री भी अच्छी खासी होती जाएगी। लेकिन मनोज जी, अगर हमारा काम नहीं चला तो? अरे तुम हर वक्त नेगेटिव क्यों रहती हो? मैं कह रहा हूँ ना, अगर हम कुछ नया काम शुरू करेंगे तो इससे हमारा ही फायदा होगा। शांति पहले तो थोड़ा डरती है, पर मनोज के कहने पर वो मान जाती है। अगली सुबह मनोज जल्दी उठता है और अपनी पुरानी भट्टी साफ करता है। शांति बहुत सारा धनिया साफ करती है और अदरक लहसुन डालकर सूप तैयार करती है। मनोज अब मंडी पहुंचता है। सुबह के 6 बज रहे होते हैं। मंडी में बहुत कोहरा होता है। मनोज अपने ठेले पर सब्जियां सजाता है और एक तरफ बड़े पतीले में सूप उबलने के लिए रख देता है। सूप की खुशबू पूरी मंडी में फैलने लगती है और तभी मनोज आवाज लगाते हुए अपने ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। आइए भाई साहब, ताजी ताजी ले लो सब्जी और साथ में गर्मा गर्म धनिया का सूप पियो। सिर्फ 10 रुपए में ठंड भगाओ। आओ आओ, गर्मा गर्म धनिया का सूप पियो। इस तरह मनोज आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी मंडी का एक पुराना ग्राहक राधेश्याम वहाँ आता है और वो ठंड से कांप रहा होता है। मनोज भाई, आज ये क्या नया काम शुरू कर दिया? धनिया का सूप, ये कैसा होता है भाई?
राधे श्याम जी, आप बस एक बार ये सूप पीकर देखो, अगर अच्छा न लगे तो पैसे मत देना। और ये जो आपकी खांसी हो रही है ना, इस सूप से आपकी खांसी में भी आराम आ जाएगा, देख लेना आप। अगर ऐसी बात है तो मनोज भाई लाओ एक गिलास सूप दे दो, आखिर पीकर तो देखो कि इससे मेरे कलेजे को गर्माहट मिलती है कि नहीं। राधे श्याम की बातें सुनकर मनोज अब राधे श्याम को एक गिलास सूप दे देता है। और जब राधे श्याम सूप पीता है और जैसे ही गर्म सूप उसके पेट में जाता है, उसे बहुत आराम मिलता है। वो फटाफट पूरा ग्लास खत्म कर देता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, भाई वाह, मजा आ गया, एकदम गला साफ हो गया और ठंड भी भाग गई। भाई एक गिलास और दे दो, और सुनो 2 किलो आलू और गोभी भी तोल दो। जब तक तुम आलू और गोभी तोलोगे तब तक मेरा ये दूसरा गिलास भी खत्म हो जाएगा। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। इतना बोलकर मनोज अब धनिया के सूप का ग्लास राधे श्याम को देता है। जहाँ एक तरफ राधे श्याम वो सूप पीने लगता है तो वहीं मनोज उसकी सब्जियां पैक कर देता है। ये देखकर बाकी लोग भी वहाँ आने लगते हैं। धीरे धीरे मनोज के ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग सब्जी कम और सूप ज्यादा मांगने लगते हैं। देखते ही देखते पतीला खाली हो जाता है, जिसे देख मनोज काफी खुश होता है और खुद से कहता है, सब्जी से तो ज्यादा मेरा सूप बिक रहा है, पतीले में सूप बचा नहीं है। एक काम करता हूँ, घर चला जाता हूँ और ये खुशखबरी आज शांति को देता हूँ। दोपहर को जब मनोज घर आता है तो वो बहुत खुश होता है। शांति, आज तो मजा आ गया, सूप की बहुत तारीफ हुई। लोग कह रहे थे कि ऐसा सूप उन्होंने कभी नहीं पिया। आज सूप की वजह से सब्जियां भी जल्दी बिक गई। सच में? मुझे तो लगा था पता नहीं कोई पिएगा या नहीं। पापा, मैंने कहा था ना मम्मी बेस्ट है, अब तो हमें बड़ा वाला पतीला लाना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में मनोज का सूप पूरे इलाके में फेमस हो जाता है। लोग दूर दूर से सूप पीने आने लगते हैं। पर मंडी का एक दूसरा दुकानदार बनवारी ये देखकर जलने लगता है। देख रहा है ये मनोज धनिया उबाल कर कितने पैसे कमा रहा है। लोग मेरी दुकान पर आ ही नहीं रहे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। बनवारी एक चाल चलता है। वो हेल्थ इंस्पेक्टर को फोन कर देता है और झूठ बोल देता है कि मनोज गंदा सूप बेच रहा है। अगले दिन इंस्पेक्टर टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ का मालिक कौन है? शिकायत मिली है कि तुम गंदा सूप बेच रहे हो। चलो पतीला हटाओ और हमारे साथ थाने चलो। मनोज डर जाता है। तभी शांति और नेहा भी वहाँ पहुँच जाती है। शांति निडर होकर बात करती है, साहब हम गरीब हैं पर गंदा काम नहीं करते। ये सूप हमारे अपने खेत के धनिये से बना है। जो पानी हम पीते हैं वही इसमें डालते हैं। आप चेक कर लो पर हमारा काम बंद मत करवाओ। पुलिस वाले अंकल, ये सूप तो मैं भी पीती हूँ। मम्मी ने इसमें बहुत सारा प्यार डाला है। क्या प्यार भी गंदा होता है? इंस्पेक्टर नेहा की बात सुनकर पिघल जाता है। वो सूप चेक करता है और खुद भी पीकर देखता है। उसे सूप बहुत अच्छा लगता है। मनोज जी, शिकायत झूठी है, सूप बहुत बढ़िया है और साफ है। आप अपना काम करते रहो, बस सफाई का ऐसे ही ध्यान रखना। बनवारी का मुंह लटक जाता है। तो वहीं जब इंस्पेक्टर बनवारी के पास जाता है तो उसे फटकार लगाते हुए कहता है, देखो बनवारी, मुझे सब पता चल गया कि तुमने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी मनोज के खिलाफ। लेकिन आगे से ऐसा मत करना, वरना तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देने में मैं देरी नहीं करूंगा। इतना बोलकर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। तो वहीं बनवारी का मुंह अपने जैसा हो जाता है। अब मनोज का हौसला और बढ़ जाता है। शांति अब सूप के साथ बाजरे की रोटियां भी देने लगती है। मनोज अपने ठेले का नाम रखता है शांति का जादुई सूप। ठंड और बढ़ जाती है पर मनोज के घर में अब बहुत खुशियां होती हैं। एक शाम मनोज नेहा के लिए नया बैग और शांति के लिए साड़ी लाता है। शांति, ये सब तेरे सूप की वजह से हुआ है। तूने साबित कर दिया कि अगर मेहनत करो तो छोटा सा काम भी किस्मत बदल देता है। अजी, ये सब हमारी पूरी फैमिली की मेहनत है। मम्मी पापा, अब हम हर साल ठंड का वेट करेंगे ताकि हम सबको सूप पिला सकें। नेहा की ऐसी खुशी और अपने घर के बदलते हालातों को देख मनोज और शांति को सुकून मिलता है और इस तरह वो लोग अपने जीवन में धनिये का सूप बेचना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अब उनके हालात पहले से बेहतर हो जाते हैं। रामनगर गांव में हर साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी क्योंकि ये गांव चारों ओर बर्फ से घिरा हुआ था। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था। गांव के सभी घरों की छत सुबह सुबह ओस की चादर से ढकी हुई रहती थी। ये ठंड का मौसम अमीरों के लिए बहुत सुहाना होता है पर गरीबों के लिए तो मानो उन पर पहाड़ टूटने जैसा होता है। ये क्या अनपढ़ गवार, ये आटे वाले हाथ क्यों लगा दिए मेरे ऑफिस वाले बैग पर? जी, वो रसोई में बर्तन धो रही थी,
आपने जल्दी में बुलाया तो पानी वाले हाथ लग गए इस फाइल पर। अरे तो गवार हाथ पहुंच लेती, इस गवार में भी जरा सी अक्ल नहीं है। राजीव गुस्से में ऑफिस चला गया। शिखा उदास होकर घर के कामकाज में लग गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसको राजीव की वो बात खाई जा रही थी। लेकिन ये तो उसका रोज का था, वो हर रोज उसे ऐसे ही सुनाता। अब मेरे माँ बाप गरीब थे, वो मुझे पढ़ा नहीं पाए, इसमें मेरी क्या गलती। न जाने मेरे माँ बाप ने भी क्या सोचकर मेरी शादी इनसे करवा दी। इन्हीं सब परेशानियों में शिखा उलझी रही। फिर एक रोज पता चला कि शिखा गर्भवती है। राजीव को लगा कि उसे बेटा होगा, लेकिन जब 9 महीने बीत गए तो शिखा ने बेटी को जन्म दिया, वो भी एक नहीं दो, उसे जुड़वा बेटियां। अब तो शिखा उसे और भी चुभने लगी थी। ऐसे 5 साल बीत गए, लेकिन अब राजीव इन सब से थक चुका था। फिर एक रोज, इस गवार से शादी करके तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। अगर मैं इसी के साथ उम्र भर रहा तो मेरी तो बाकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। यही सब सोचते हुए उसने एक फैसला किया और सुधा के साथ उसकी दोनों बेटियों को बाहर निकाल दिया। बेचारी शिखा अपनी 5 साल की दोनों बच्चियों के साथ सड़क पर भटकने लगी और फिर वो रामनगर गांव पहुंची, जहां वो एक झोपड़ी डालकर अपनी बच्चियों के साथ रहने लगी और उनके पालन पोषण के लिए उसने उस गांव में पड़ने वाली बर्फीली ठंड में सूप बनाकर बेचना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया, जिसके बदले वो कुछ पैसे ले आई और उनसे एक पुराना ठेला और सूप बनाने का जरूरी सामान ले आई और उसे सूप बनाकर बेचने लगी। सूप पी लो, गर्मा गर्म सूप, इस ठंड को दूर भगाए, गर्मा गर्म सूप मजे दिलवाए, आइए आइए। कितने का सूप है? ये सिर्फ 50 रुपए। जरा तीखा वाला बनाना तो। जी भाई साहब, अभी बना दो। कड़कड़ाती ठंड में सुधा सभी ग्राहकों को गर्मा गर्म सूप बनाकर देती, जिससे उसकी कमाई होने लगी। उसने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल में डाल दिया, लेकिन अब ज्यादा ठंड पड़ने के कारण बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ गई। माँ सुबह सुबह काम पर चली जाती है और रात को घर आती है, हमें माँ के साथ वक्त बिताने को ही नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, हम दोनों माँ के पास चलते हैं उनके ठेले पर। कपकपाती ठंड में वो दोनों बहनें अपनी माँ के ठेले पर चली जाती। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों आ गई? कितनी बर्फीली हवाएं चल रही है यहाँ। माँ, हमें आपके साथ रहना था, घर में आपकी बहुत याद आती है। लेकिन बच्चों, यहाँ ठंड कितनी है, तुम्हें सर्दी लग गई तो? सर्दी तो हो ही रही है माँ, हमें भी गर्मा गर्म सूप पिलाओ ना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ, लेकिन तुम दोनों ये बोरी बिछाकर इस पर बैठ जाओ और ये लो मेरी शॉल ओढ़ लो। दोनों बच्चियां अपनी माँ के पास बोरी बिछाकर बैठ गई और वहीं पर पढ़ाई करने लगी। अनपढ़ होने के कारण ठुकराए जाने पर अब सुधा को पढ़ाई की अहमियत समझ आ गई थी और वो नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वही आगे चलकर उसकी बच्चियों के साथ भी। मैं तो अनपढ़ रह गई, लेकिन अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊंगी, भले ही उसके लिए मुझे इस कड़कड़ाती ठंड में भी काम क्यों न करना पड़े। एक रोज ऐसे ही बर्फबारी हो रही थी। आज तो ठंड के मारे जान ही निकली जा रही है, आज तो काम पर जाने का मन ही नहीं कर रहा। तभी पड़ोस की कमला काकी वहाँ आती है। अगर आज तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दे सुधा। काकी तुम? अरे काकी, अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो अपनी दोनों बच्चियों का पढ़ाई का खर्च कैसे उठाऊंगी? जब इनके बाप को इसकी नहीं पड़ी तो फिर तुम्हें क्या पड़ी है? कैसी बातें करती हो काकी? भले इनके बाप ने इनको छोड़ा हो, लेकिन मैं तो इनकी माँ हूँ, मैंने इनको जना है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? ठीक है, फिर जैसी तेरी मर्जी। ये कहकर सुधा अपना ठेला लेकर कड़कड़ाती ठंड में काम पर चली गई। उस रोज भी उसकी तबीयत काफी खराब थी, लेकिन फिर भी अपनी बेटियों का पेट भरने की खातिर वो लगातार इतनी ठंड में भी रात को 8-8 बजे तक सूप बेचकर घर लौटी। लेकिन एक रोज घर लौटते वक्त वो बेहोश होकर चक्कर खाकर गिरने वाली थी कि तभी कमला काकी का बेटा मोहन वहाँ से गुजर रहा था। उसने सुधा को सहारा दिया और उसे उसके घर तक लेकर आया। माँ को। तभी कमला काकी भी वहाँ आ गई। मोहन ने सुधा के हाथ पांव रगड़े, जिससे उसके शरीर में थोड़ी गर्माहट आई और वो होश में आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं तो डर ही गया था। कमला काकी मोहन के चेहरे की वो घबराहट देखते ही समझ गई कि मोहन मन ही मन सुधा को पसंद करता है। दरअसल शादी के कुछ दिन बाद ही मोहन की पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन डिलीवरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण माँ और बच्चे दोनों की ही मौत हो गई थी। तब से मोहन हमेशा उदास ही रहता, लेकिन सुधा की अच्छाई उसको भा गई और दिल ही दिल वो सुधा को पसंद करने लगा था। और ये बात कमला काकी भी अब समझ गई थी। देख सुधा, मैंने मोहन के चेहरे पर तेरे लिए वो फिक्र देखी है, वो तेरा सच्चा हमसफर बन सकता है। मेरे मोहन में कोई बुराई नहीं है, वो तो बस उसकी किस्मत ही खोटी निकली जो बच्चा और बीवी दोनों एक साथ इस दुनिया से चले गए। तुझे भी अब अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए।
कब तक यूं अकेले सारी जिंदगी काटेगी और फिर इन बच्चियों को भी बाप का प्यार मिल जाएगा। मोहन के साथ कितनी घुल मिल भी गई है। मैं बस ये चाहती हूँ कि तू खुश रहे, बाकी जो तुझे ठीक लगे वो कर। माँ, मोहन चाचा बहुत अच्छे हैं, कर लीजिए ना उनसे शादी। अब सुधा भी मोहन के बारे में सोचने लगी। मोहन जब भी फैक्ट्री से आता उसके ठेले पर जरूर आकर रुकता। बातों ही बातों में अब सुधा भी मोहन को पसंद करने लगी और फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली। दोनों बच्चियों को पिता का